Hello class and hello to all the psychology enthusiasts out there. आज हम साइकोलॉजी के 2025 के PYQ को फुल ऑन डिटेल या फिर जो भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं, उनको पूरा 75 टू 75 क्वेश्चंस को आज डन करेंगे. सो जुड़े रहिए. हम 1 से 75 पूरा कर लेंगे आज ही एक ही वीडियो में. देयर इज़ नथिंग टू लर्न मोर, क्योंकि क्वेश्चन से हम क्वेश्चन सीखेंगे और क्लासेस में जब फर्दर हमारी क्लासेस होंगी उनमें पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी पार्ट वाइज चंकिंग मेथड से और बाकी चीज़ों से भी कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन से भी बिगिन कर सकते हैं, 75 से कर सकते हो, आप मिड से कर सकते हो, वेयर एवर यू वांट, जस्ट स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इजी. द क्वेश्चन इज आवर अबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द इमोशन ऑफ अदर्स एंड अंडरस्टैंड these feelings and to experience them ourselves at least to the degree is called. Very easy, we all know it's empathy. Don't confuse sympathy with empathy, okay? We'll discuss further अगर कोई ज़रूरत हुई तो. But here we all know कि एक ही word होता है इसके लिए. To feel the किसी भी चीज़ का experience to our core is empathy. Next question, very easy, just बहुत straight forward question is from DSM-5 that obsessive compulsive disorder को अभी किस में क्लासीफाई किया जा सकता है. यहाँ पे दो क्वेश्चंस हम रिकॉल कर सकते हैं कि पहले किस में था, अभी किस में. पहले ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में था, एज वी कैन रिकॉल. अभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आर इन देयर ओन कैटेगरी विच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. ओके, वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2. Let's get to the question number 3. It's arrange the milestones of locomotor development of a baby. तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है अगर हम बहुत ही बेसिक यूजी लेवल की बुक को रीड करते हैं तो. बट आप ऐसा सोच सकते हो कि लिफ्ट को, चेस्ट को लिफ्ट करना, हेड को लिफ्ट करना, फीटल पोस्चर और रीच एंड मिस, इनमें से आप एक आइडिया लगा सकते हो. तो सबसे पहले फीटल पोस्चर होगा. फीटल पोस्चर मीन्स जब बेबी इज इन द वुम्ब ऑफ मदर, उसकी मदर के वुम में होता है, तो वो जो पोस्चर होता है वो फीटल पोस्चर होता है. तो फर्स्ट वन विल बी दिस. आप चेक इन द आंसर्स, दिस या दिस. नेक्स्ट, आप जब डेवलपमेंटल के चैप्टर्स में फर्दर रीड करते हो तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो बच्चा करता है 4 मंथ की स्टेजेस तक, वो होता है आपका सबसे पहले वो हेड को लिफ्ट करना शुरू करता है. हेड को लिफ्ट करता है, फिर वो चेस्ट को लिफ्ट करता है. तो फीटल पोस्चर, लिफ्ट, हेड को करना लिफ्ट, ये भी आपके इसमें, ये भी आपकी इसमें. लेकिन बट आप फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस विल बी द थर्ड एंड दिस विल बी द फोर्थ. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन से क्वेश्चन आया है. स्पाइनल कॉर्ड आपका किसका पार्ट होता है? इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट. सो नर्वस सिस्टम आपके दो पार्ट, सेंट्रल, पेरिफेरल, विल गेट इनटू दिस इन द लेक्चर्स. अभी के लिए स्पाइनल कॉर्ड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेप्थ परसेप्शन. परसेप्शन एंड सेंसेशन से आपका ये क्वेश्चन है. डेप्थ परसेप्शन से आपके कौन से क्यूज एसोसिएटेड होते हैं? दीज आर मोनोक्यूलर, बायोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, प्रॉक्सिमिटी और लीनियर परस्पेक्टिव. वी ऑल नो प्रॉक्सिमिटी इज जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे. तो प्रॉक्सिमिटी विल नॉट बी इन डेप्थ परसेप्शन का कोई भी क्यू. सो योर ऑप्शंस विल बी ए, बी एंड डी. जस्ट फाइंड आउट ए, बी एंड डी. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next question is the chemical substances that can mimic, the catch word is here is mimic, or enhance the effect of neurotransmitters on the receptor site of the next cell is called. जो mimic करता है उसको क्या बोलते हैं? We all know, इसको agonists कहते हैं. जो उसको नहीं मिमिक करने देगा, जो उसको बाइंड करने से रोकेगा, उसको एंटागोनिस्ट्स बोलेंगे. शब्दों से ही आप पहचान जाओगे बिल्कुल. और जो मिमिक कर लेगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी को, उसको हम एगोनिस्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट, वेरी इजी, आप बिल्कुल कोई भी एक उठा लोगे, कोई भी एक मैच कर लोगे, एकदम समझ में आ जाएगा. तो हम पर्सनालिटी टेस्ट देख लेंगे या फिर एप्टीट्यूड देख लेंगे, इंटेलिजेंस देख लेंगे, अचीवमेंट देख लेंगे. तो पर्सनालिटी अगर देखेंगे तो वी हैव टू कैच अ वर्ड विच इज़ ट्रेट. पर्सनालिटी क्या मेजर करता है? ट्रेट मेजर करता है. ओके, इससे नहीं क्लियर होता है. इंटेलिजेंस क्या मेजर करता है? आपकी एबिलिटी मेजर करता है. सॉरी, इंटेलिजेंस आपकी एबिलिटी मेजर करता है. एप्टीट्यूड आपका क्या मेजर करता है? एप्टीट्यूड आपका अचीवमेंट्स मेजर करता है.
कोई वर्ड यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलेगा, कैपेबिलिटीज़ मिलेगा, ये हो जाएगा कैपेबिलिटीज़। अचीवमेंट्स आपके हो जाएंगे पर्सनस डिग्री ऑफ लर्निंग अप्लीमेंट सब्जेक्ट और अ टास्क। तो अब देखो पर्सनालिटी टेस्ट ए, पर्सनालिटी टेस्ट ए, हियर इज योर कैच, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। कोई भी एक ऑप्शन उठा के मैच करना है तो आप उसके कीवर्ड्स को बिल्कुल ध्यान में रख के मैच कर सकते हो और ऑप्शंस बिल्कुल ईजी आएंगे, आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका अगेन एक मैच द फॉलोइंग। आपको पर्सनालिटी के ट्रेड वो दिए हुए एंड उनकी रेंज से मैच करना है हमको। न्यूरोटिसिज्म किससे मैच करेगा, कॉन्शियसनेस, डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन उठा लो, एक्सट्रोवर्जन्स में क्या होगा, या तो आदमी बहुत इंथुजियाज्म होगा या तो बहुत ही रिजर्व होगा। न्यूरोटिसिज्म में क्या होगा, या तो बहुत काम होगा या बहुत ज़्यादा नर्वस होगा वो आदमी या फिर कोई भी पर्सन। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा या अग्रीएबल, सेल्फ डिसिप्लिन होगा या फिर एग्रीएबलनेस होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड में आप देखोगे तो या तो वो कोऑपरेटिव होगा या फिर वो बहुत अनकोऑपरेटिव होगा। तो लेट्स मैच इट। एक्सट्रोवर्जन से आपका है ए का थर्ड, लेट्स गेट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप बाकी भी मैच कर सकते हो, इट्स ये आपकी ड्यूटी, आप उसको मैच करके चेक कर लो एक बार। अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग, पैरानॉइड, हिस्टेरियोनिक, बॉर्डरलाइन, साइजोटाइपल। ओके, आप हिस्टेरियोनिक का एक कीवर्ड अगर खोज लोगे तो ऑप्शन बहुत इजी हो जाएंगे। हिस्टेरियोनिक में क्या होता है, पर्सन विल बी फीलिंग सेल्फ ड्रामेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटी के पर्सन का। तो हिस्टेरियोनिक सेल्फ ड्रामेटाइजेशन आप चेक कर लो। पैरानॉइड भी हम जानते हैं कि वो बहुत ही सस्पिशियस पीपल होते हैं, जिनको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत सस्पिशन में रहते हैं, सब पे शक कर रहे होते हैं। विल गेट इन टू द क्लास, ये सब हम जान जाएंगे, बट अभी के लिए पैरानॉइड को हम चेक करेंगे सस्पिशियस एंड हिस्टेरियोनिक आपका सेल्फ ड्रामेटाइजेशन। तो हिस्टेरियोनिक बी को आप अगर देखोगे तो इट्स थर्ड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, बी का 3 ऑप्शन 2 है। आप बाकी सारे को बिल्कुल मैच कर सकते हो। क्लासेस में अगर आप बने रहोगे तो बिल्कुल एक एक को हम देख लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the light are turned on in a sequence। जब आप परसेप्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली एक सेम लाइन में लिख करके ये बिल्कुल लाइन लिखी हुई है, when the lights are turned on a sequence they appear to move। एक लाइन को मतलब 10 लाइट्स अगर लगी हुई हैं और एक एक लाइट को जलाओगे बंद करोगे जलाओगे बंद करोगे तो आपको लगेगा कि वो सेम लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहा है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑटोकाइनेटिक नहीं बोलते हैं, मोलर रिलीजन बोलते हैं, 5 फिनोमिना परसेप्ट। अभी वी नो कि इसको 5 फिनोमिना बोलते हैं, बट कैसे बोलते हैं, ऑटोकाइनेटिक कैसे डिफरेंट है, ये सब हम पढ़ लेंगे बाद में। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग पर्सनालिटी थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पर्सनालिटी थ्योरीज जो आई, जिन भी थ्योरीज के बाद आई, और पर्सनालिटी थ्योरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था। तो सबसे पहले पर्सनालिटी थ्योरी जो आई थी वो फ्रॉइड की साइको एनालिटिक्स की थ्योरी आई थी। उसके बाद न्यू फ्रॉइडियन में हॉर्नाई ने इंटरपर्सनल थ्योरीज दी थी। तो विल मैच। The first theory is C, the psychoanalytic theory. Second theory is interpersonal theory, C and D. Get to the option C, D, and then social learning theory, humanistic. ये 50s में आई थी, like 1950s something में, and this humanistic 1960s something में, और 1900s में this theory। तो ऐसे करके हम इसके chronological order में very factual question 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगेंगे आपको इसको करने में। Next question, which of the following is पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, बहुत ईजी है, इसको हम समझ लेंगे, बट अभी के लिए पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स का अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक्स क्या होता है। तो स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर या मैन विटने टेस्ट, ये सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपका पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन एंड टी टेस्ट, दीज बोथ आर दी ओनली पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जस्ट बी एन सी, वेयर इज द ऑप्शन, बी एन सी, द फोर्थ वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, identify the subtests of Wechsler adult intelligence scale like WAIS की आपको सब टेस्ट्स पूछ रहा है। पहले तो वो 4 कोर टेस्ट में डिवाइड है, उसके अंदर सारे सब टेस्ट्स हैं। तो जस्ट आप रिकॉल मेथड से याद कर सकते हो इसको। अर्थमेटिक यस, डिजिट सिंबल यस, सिमिलैरिटीज बिल्कुल होती हैं, ऑब्जेक्ट असेंबली भी होती है। तो वेयर ऑल द ऑप्शंस आर देयर, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो A, B, C and D। So A, B, C and D, option number 3 will be your correct answer. Next question is, ये आपका बायोसाइकोलॉजी का क्वेश्चन है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल इज नोन एज। इफ यू गेट टू द चैप्टर्स
तो एक ही चैप्टर के बिल्कुल साइड में एक पॉइंट में लिखा हुआ है दैट दीज आर सोमास. Somas are the cell body of neuron responsible for maintaining cells. Okay, so बहुत ही factual question है. Let's not get into very deep into this question. Next question है 15 आपका. The theory that states the importance of cognition को भी state करे, thinking को भी state करे और emotional determinants को भी refer करे. तो वो theory आपकी कौन सी theory होगी? State the importance of cognition और थिंकिंग द डिटर्मिनेशन. ओके, जैसे ही आपका कॉग्निशन आएगा टर्म, वैसे ही आपका इमोशन की ये थ्योरी हो जाएगी सेचर्स एंड सिंगर की ट्राइआर्किक थ्योरी. सेचर सिंगर की ट्राइआर्किक थ्योरी ने उन्होंने बोला था कॉग्निशन या थिंकिंग को डिटरमाइन करता है जब भी इमोशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जेम्स लैंज की थ्योरी. इसमें क्या डिफरेंस है? कॉमन सेंस थ्योरी कब आई थी? फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी? कैनन बार्ड की थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था? बट यहाँ पे अभी आपकी जो थ्योरी है वो है सेचर सिंगर की ट्राइआर्किक थ्योरी. नेक्स्ट अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग. ये वेस्ट से है, अगेन वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स में आप क्या चेक करते हो? परसेप्चुअल रीजनिंग में क्या होता है? वर्किंग मेमोरी से क्या करते हो? प्रोसेसिंग स्पीड में क्या होता है? प्रोसेसिंग स्पीड में हमारा कोडिंग आता है, वर्किंग मेमोरी में हमारा डिजिट स्पैन आता है, प्रोसेसिंग मेमोरी में आपका कोडिंग आता है, वर्किंग मेमोरी में डिजिट स्पैन आता है. सो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन हमारा सिमिलैरिटीज़ के थ्रू करते हैं, परसेप्चुअल और रीजनिंग जो है वो पिक्चर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वॉटसन. वॉटसन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे हम अगर रिकॉल करने के पर्पज से इस क्वेश्चन को पढ़े तो स्ट्रक्चरलिस्ट को भी याद कर लेंगे. कौन स्ट्रक्चरलिस्ट था? फंक्शनलिस्ट कौन था? जेम्स थे. बिहेवियरिस्ट कौन था? और साइको एनालिस्ट कौन था? तो यहाँ पे वॉटसन हमारे बिहेवियरिस्ट थे. बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? दिमाग में गोलमैन आ जाते हैं, बट गोलमैन ने बुक्स लिखी और इस टर्म को पॉपुलराइज किया. बट जो कॉन्सेप्ट आया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो वाज गिवन बाय सेलोवे एंड मेयर ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को. गोलमैन से बिल्कुल कन्फ्यूज. गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया था, बुक्स लिखी, उस पर फर्दर रिसर्चेस की. बट द क्वेश्चन हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये जो फर्स्ट है वो सेलोवे एंड मेयर ने दिया था. नेक्स्ट, which of the following examples are related to punishment? लर्निंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका. लर्निंग में जब आप कंडीशनिंग पढ़ते हो, स्पेशली ऑपरेंट कंडीशनिंग से आपका लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चंस बनते हैं. तो पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चंस बनते हैं. पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों के क्या क्या शेड्यूल्स होते हैं, बाकी ये बहुत एक एलाबोरेटिव टॉपिक हो जाएगा. तो ये हम फर्दर वीडियोस में लर्निंग की क्लासेस में सीख लेंगे. अभी के लिए पनिशमेंट के लिए ये जान जाओ कि पनिशमेंट में जो भी बिहेवियर चल रहा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का हम यूज़ करते हैं. रीइंफोर्समेंट में हम वो पनिशमेंट को इन्हांस करने का यूज़ करते हैं. तो पनिशमेंट क्या क्या होगा? और एक बात, पनिशमेंट भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, रीइंफोर्समेंट भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है. तो डोंट कन्फ्यूज विद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट सेम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपकी कोई नापसंद की चीज़ आपके पास से रिमूव की जाएगी, और जब नेगेटिव पनिशमेंट होता है उसमें आपकी कोई पसंद की चीज़ आपके पास से रिमूव कर दी जाएगी. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा बहुत पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का, तो आप समझ पा रहे हो कि पनिशमेंट जो है, नेगेटिव पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें नहीं है. यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखते हैं एक बार. पनिशमेंट से क्या रिलेटेड है क्वेश्चन है आपका. ऑप्शन 1 है स्टॉपिंग एट द रेड लाइट टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट. रेड लाइट पे आप रुकते हो टू अवॉइड एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट एक बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है. आप पसंद नहीं करोगे एक्सीडेंट में पढ़ना या एक्सीडेंट करना. तो एक्सीडेंट इज़ अ नेगेटिव थिंग. ओके, और जब नेगेटिव थिंग को अवॉइड करने के लिए आप किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करोगे तो वो क्या होगा? वो पनिशमेंट नहीं होगा, वो रीइंफोर्समेंट होता है. एंड द क्वेश्चन हियर इज पनिशमेंट.
सो ऑप्शन ए विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पनिशमेंट का ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लूजिंग द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग बिकॉज you got into too many accidents. अथॉरिटी ऑफ जो भी इंडिया है, ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी, आपकी फैमिली, किसी ने भी आपकी जो भी लाइसेंस है उसको रख लिया आपके पास से. बट लाइसेंस आपके लिए अच्छी चीज़ थी, आप उसको इंजॉय करते थे. हैविंग अ लाइसेंस मीन्स हैविंग कि आप गाड़ी चला सकते हो, आप रोम कर सकते हो हेयर एंड देयर. तो पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ से हटा ली गई है बिकॉज एक बिहेवियर आपका था. वो बिहेवियर को कम करने के लिए आपकी पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ से हटाई गई है. तो पॉजिटिव चीज़ हटाई गई है विच मीन्स कि ये पनिशमेंट है. तो दिस विल बी कंसिडर एज पनिशमेंट का ऑप्शन. नेक्स्ट, हैविंग टू लूज सम ऑफ योर मनी. अगेन मनी आपके पास से लूज कर, आपकी मनी ले ली जा रही है क्योंकि आपने पेमेंट टैक्स को लेट पे किया था. तो अगेन आपकी प्यारी चीज़, आपकी कोई भी पसंद की चीज़ आपके पास से हटाई गई विच इज़ मनी. दिस ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज पनिशमेंट का ऑप्शन. अगेन बीइंग ग्राउंडेड, अभी इंडिया में इज़ नॉट दिस, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फॉरेन या फिर हम जो भी कोई हॉलीवुड सीरीज़ या मूवीज़ देखते हैं तो उसमें बच्चे जब भी कोई नेगेटिव कुछ भी गलत करते हैं तो पेरेंट्स उनको ग्राउंडेड कर देते हैं, लाइक कमरे में बंद कर दिया और ये सब. तो ये जो टर्म है बीइंग ग्राउंडेड, ये पॉपुलराइज है बाय वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा. तो आपकी फ्रीडम लूज़ कर दी गई. फ्रीडम अगेन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको आप पसंद करते हो, उसमें आप रहना चाहते हो. तो अगेन ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पनिशमेंट का ऑप्शन. ए में कंफ्यूज नहीं होना है. एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो इज़ रीइंफोर्समेंट, बाकी की सारी चीज़ें पनिशमेंट. लर्निंग जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, विल सी दीज कॉन्सेप्ट्स देयर. तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं बी, सी एंड डी, वेयर दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट रेज पास थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई. ओके, आई जब आप पढ़ोगे तो आई में लाइट के एंटरिंग का एक बहुत ही प्रॉपर पाथवे होता है. तो सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारी कॉर्निया की लेयर. तो फर्स्ट वन इज़ कॉर्निया की लेयर. उसके बाद हमारा प्यूपिलरी डायलेशंस हम पढ़ते हैं, प्यूपिल का कलर चेंज करना पड़ते हैं. तो कॉर्निया के बाद विल हैव प्यूपिल. तो फर्स्ट इज़ बी, देन ए, देन लेंसेज पे जाते हैं और लास्ट टू लास्ट हम रेटिना पे पढ़ते हैं. उसके बाद ऑप्टिक नर्व से वो ब्रेन में वो सारी जो नर्व्स हैं वो जाती है. तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हिप्पोकैम्पस प्लेज अ रोल इन. ओके, तो जब भी हम ब्रेन एनाटमी, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो जो भी पार्ट्स हैं जितने भी, उसका एक बहुत क्लियर कट कोई भी रोल नहीं होता. कॉग्निशन में सब में बहुत मिक्स रोल आ जाता है. हिप्पोकैम्पस हियर विल नॉट, क्योंकि फेयर में आप अगर यहाँ पे याद करने की कोशिश करो तो एमिगडाला हेल्प करता है, सेक्सुअल ड्राइव्स में कौन हेल्प करता है, इसमें हम सोचेंगे बैलेंस एंड कंट्रोल में कौन कौन हेल्प करता है. बट हियर हिप्पोकैम्पस के लिए हम इमोशन के साथ जाएंगे और इमोशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस लेवल. ये स्टैट्स और रिसर्च के पार्ट से क्वेश्चन है अभी आपका. तो सिग्निफिकेंस लेवल विच इज़ द चांस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर. ओके, एरर जब हम पढ़ते हैं, जब भी हम रिसर्च या फिर स्टैट्स का टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे एरर का एक ऑप्शन आता है. जब भी हम हाइपोथेसिस मेक करते हैं तो हाइपोथेसिस के बाद एरर्स आते हैं. हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस कितने टाइप की होती है. हाइपोथेसिस अभी के लिए रफ आइडिया, इफ़ यू वांट टू नो, तो हाइपोथेसिस एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है. एरर्स टाइप 1 टाइप 2 टाइप के होते हैं. तो टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर नाम से भी अगर हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें तो टाइप 1 विल बी अल्फा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा. तो बीटा टाइप 2 एरर के लिए हो जाएगा, टाइप 1 के लिए विल हैव अल्फा एरर. तो हाइपोथेसिस में कैसे हम डिसाइड करते हैं कि एरर होगा कौन सा? बहुत रफ आइडिया देती हूँ जल्दी से कि आपकी नल हाइपोथेसिस होती है. साइकोलॉजी के अगर नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है. नल हाइपोथेसिस मीन्स जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो बिल्कुल भी दोनों वेरिएबल्स उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं शो करते हैं. नल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है. अल्टरनेट में येस दे हैव द रिलेशनशिप. ओके, अब हमने रिसर्च करते 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 एंड में प्रूव किया कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, और जबकि रिलेशनशिप था और हमने उसको इग्नोर कर दिया अपने रिसर्च में, वो टाइप 1 एरर हो जाता है. और रिलेशनशिप नहीं था और हमने इस्टेब्लिश किया कि रिसर्च में हमारी करते करते वी एंड अप टू द रिजल्ट की असल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट विल बी द टाइप 2 एरर. ये बहुत एक इंट्रीग टॉपिक है, ये हम फर्दर क्लासेस में समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से. और इन पे क्वेश्चंस क्योंकि बहुत रिपीटेटिवली आते हैं तो इनके कोर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे. नेक्स्ट अगेन आपके टेस्टिंग से क्वेश्चन है कि अ टेस्ट दैट मेजर
कॉग्निटिव, सेंसरी, परसेप्चुअल एंड मोटर परफॉर्मेंस। जो भी टेस्ट इन सारी, क्योंकि इन सारे के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट हैं, लेकिन अगर सारे टेस्ट सेम कोई एक टेस्ट पूछेगा कि कौन मेजर करता है, दैट विल बी योर न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि आपकी न्यूरोनल एबिलिटीज़ को भी टेस्ट करेगा और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को भी टेस्ट करेगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 24th क्वेश्चन, बाकी सेट्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग है, बट अभी के लिए दिस सेट में 24th क्वेश्चन है आपका। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस फॉलोड इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। रिसर्च का एक टॉपिक है जिसमें टेस्टिंग के लिए हम जब टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, साइंस में आप एक बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करते हो। तो यहाँ पे जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होगा, सबसे फर्स्ट आप कोई भी चीज़ करने जाओगे तो आप डिफाइन करोगे उसको। तो डिफाइनिंग द टेस्ट, सो हियर इज ऑप्शन सी। फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया, बट आप इसको चेक भी कर लो। डिफाइनिंग द टेस्ट, एक स्केलिंग मेथड है। स्केल कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होंगी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, बाकी आप रेशियो, बाकी इनको हम आगे कर लेंगे। 4 टाइप्स की स्केल हो जाएंगी। आपका कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स, स्केलिंग के बाद आप आइटम्स डिसाइड करोगे। डिप्रेशन का टेस्ट है तो डिप्रेशन के आइटम्स, एंग्जाइटी का टेस्ट है एंग्जाइटी के आइटम्स, पर्सनालिटी का है तो पर्सनालिटी के आइटम्स। तो सी बी डी एंड ए, देन टेस्टिंग द आइटम्स। जो भी आइटम्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो या तो रिसर्चर्स से या तो पार्टिसिपेंट्स से आप एक बार टेस्ट करा लोगे। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ वन। 5th क्वेश्चन स्टैट्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। वेरिएंस आपका क्या होता है? वेरिएंस आपका होता है कि आपका डेटा कितने स्प्रेड है, मतलब आपने जो भी डेटा सेलेक्ट किया है वो कितना स्प्रेड है ऑन दिस NPC, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड है, कितने डेविएशन से कितने डेविएशन से। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है सीधा कि जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। वेरिएंस का स्क्वायर रूट बहुत ईजी है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट आपका सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। रेंज आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एवरेज डेविएशन क्या होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टाइल डेविएशन नेक्स्ट में आ सकता है, एवरेज डेविएशन नेक्स्ट में आ सकता है, और रेंज तो बहुत ईजी है। तो विल सी, अभी के लिए द ऑप्शन इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड इन अटेनिंग गोल्स may be high in need for, okay, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मोटिवेशन एंड इमोशन का चैप्टर। मोटिवेशन में आपकी सारी नीड्स और सारी ड्राइव्स और सारी थ्योरीज दी हुई है। तो उस हिसाब से आपका हाई इन नीड वाले जो भी पर्सन होंगे वो आपकी अचीवमेंट में हाई होते हैं। बहुत सारे टाइप की नीड्स होती है हाई इन अचीवमेंट, और भी बहुत सारी एफिलिएशन की नीड होती है, और डिज़ायर टू सक्सीड, कोई जैसे भी जितने भी लीडर्स होते हैं उनकी क्या क्या नीड्स होती हैं वो सारी मोटिवेशन में प्रॉपरली दी हुई है। हेयर आपकी जो नीड है वो अचीवमेंट की नीड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस एंड अटेनिंग गोल्स है आपका। यहाँ से भी क्लियर होता है, बाकी चैप्टर पढ़ने पे और क्लियर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टैंडर्ड डेविएशन से नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होता है। ये आपका NPC है विच इज़ नॉट वेरी क्लियर, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ दिस, ये -1 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मोस्टली ये 34 समथिंग होता है, ये 14 समथिंग होता है, और ये 2% समथिंग होता है। ये परसेंटेज में आपके डेटाज होते हैं यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि +1 से -1 में आपका डेटा इस स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना स्प्रेड है। 34 हेयर, तो 34 हेयर होगा एक राउंड फिगर में जब हम लेते हैं, तो अदरवाइज ये पॉइंट में समथिंग होता है, क्योंकि जब हम ये पूरा ऐड करेंगे ये आपका, तो दिस हैव टू बी 50%, और इधर का भी ऐड करने पे दिस मस्ट हैव टू बी 50%। तो 50 एंड 50 100, एक पूरा डेटा चार्ट 100% का डेविएशन पूरा प्रॉपर उसका रेंज शो करेगा, उसका स्प्रेड शो करेगा, उसका वेरिएंस। हम ये सब पढ़ेंगे स्टैट्स की क्लास में। अभी के लिए +1 से -1 के लिए आप 34 + 34 करोगे, यू गेट 68 पॉइंट समथिंग, लाइक इट्स 26 समथिंग। नेक्स्ट अगर आपको नेक्स्ट में +2 से -2 तक पूछ लिया तो आप ये 14, ये 34, ये पूरा ऐड करके चेक करोगे। अगर पूरे का एक साइड का प्लस हाफ साइड का पूछ लिया तो आप ये करोगे। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल, इज हु डिस्कस्ड बेसिक एंग्जाइटी। तो जब न्यू फ्रॉइडियंस है, फ्रॉइड ने आई अपनी थ्योरी दी पर्सनालिटी की, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया, सेक्सुअल ड्राइव्स के बारे में बात की, बच्चों में कैसे बहुत ही ज़्यादा छोटी स्टेज पे कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो सारे साइकोलॉजिस्ट उनसे सहमत नहीं थे, सब ने बोला, एरिक्सन ने स्पेशली, उन्हीं की अपनी डॉटर एना फ्रॉइड ने भी उनको बिल्कुल ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और डिस्कार्ड भी की उनकी थ्योरीज। तो
उसी में नियो फ्रॉइडियंस आए। नियो फ्रॉइडियंस मतलब फ्रॉइड के बाद की जो भी थ्योरीज बनाई गई, नियो फ्रॉइडियंस। उसमें एक आपकी साइकोलॉजिस्ट थी, वो थी कैरन हॉर्नाई, जिन्होंने पिछले अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल थ्योरीज, उन्होंने वो थ्योरी भी दी थी। तो बेसिक एंग्जाइटी के बारे में कैरन हॉर्नाई ने डिस्कस किया था। ओके, तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर एंड नोटिंग। ये गोल ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी होते हैं विच आर वेरी बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है आपके चैप्टर्स में। तो ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर क्या, किस में हम ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, विच इज डिस्क्रिप्शन। बाकी के भी गोल्स हम पढ़ लेंगे क्लासेस में, अभी के लिए विल स्टिक टू द ऑप्शंस। तो ये होता है जब आप डिस्क्राइब करते हो तो एनालाइज वो सारा कुछ आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, एल्पोर्ट ने सिंगल ट्रेट दैट डोमिनेट्स। ओके, पर्सनालिटी साइकोलॉजी में जब हम आते हैं तो देयर आर वेरियस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत सारे ट्रेट्स की बात की, बहुत सारी थ्योरीज दी। तो उसमें एल्पोर्ट ने आपका बोला कि बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन या पूरा इंडिविजुअल जितनी भी हमारी सोसाइटी है कैसे डिफाइन होता है, किस ट्रेट्स में हम उनको बाइंड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, कार्डिनल, सोर्स ट्रेट, सेकेंड ट्रेट। इसमें से कुछ ट्रेट्स इन्होंने नहीं भी दिए, इट्स जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइज। तो एल्पर्ट ने जो भी बोला कि सिंगल ट्रेट में कौन आएगा, तो वो कार्डिनल ट्रेट्स था। क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिटेल हो जाएगा, विल डिस्कस इन चैप्टर्स, बट अभी के लिए ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक पूरा ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड चैप्टर है। इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चन है कि ट्राइआर्किक थ्योरी में 3 एस्पेक्ट्स जो थे, क्योंकि ट्राइआर्किक है तो 3 एस्पेक्ट्स बिल्कुल ही होंगे। उसके पहले 2 मतलब दो करके मतलब एस फैक्टर्स, जी फैक्टर, इन पे स्पेयरमैन के कॉन्सेप्ट्स आए थे। बट इसके बाद आई ट्राइआर्किक थ्योरी जिसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड द थर्ड वन वो थी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, which is in option number 3rd. Again we have a match the following जिसमें आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं ये सारी। वी सी स्टर्नबर्ग हेयर, वी सी कटेल हेयर। हम नीलगिरी और केरबे को भी देखते हैं, गार्डनर को भी देखते हैं। कोई भी एक उठा के मैच कर लो। अगर हम नीलगिरी की थ्योरी नैगलरी की थ्योरी और कैरबाई की थ्योरी देखेंगे तो वी हैव पास थ्योरी। पास मॉडल था इनका, पूरा का पूरा एक पास मॉडल था। तो सी पे ए का हो जाएगा। कटेल ने आपकी क्या दी थी, स्टर्नबर्ग की आपकी क्या थी, गार्डनर की आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी। जस्ट मैच विद द ऑप्शंस। सी फर्स्ट हेयर, ऑप्शन नंबर 4 विल द करेक्ट ऑप्शन। बाकी खुद मेहनत करके आप इसको एक बार अरेंज करके प्रॉपरली पढ़ के देख सकते हो। अभी दिस योर 4th विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन वी हैव द मैच द फॉलोइंग। स्केल्स पे क्वेश्चन है आपका। प्रॉपर स्केल कैसे होती है, जब जो हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि वी हैव टू डिफाइन अ स्केल जिस पे हम अपने रिसर्च को आगे परफॉर्म करेंगे। ओके, तो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल आपकी सिर्फ एक कैटेगराइजेशन अलाउ करती है। नॉमिनल स्केल क्या होती है, जस्ट रैंडम नंबर हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 का कोई भी एक बेसिक वो नहीं होगा कि ये ना जो 1 पे है वो फर्स्ट है, जो सेकंड पे है वो सेकंड है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक कैटेगरी है, हमने रैंडमली जो फर्स्ट आया फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट पे फर्स्ट लिख दिया, सेकंड पे सेकंड लिख दिया। इट नथिंग डिफाइंस कि क्या करता है। ओके, जस्ट स्टिक टू दिस। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्केल्स का, बहुत कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, लाइक अगर बहुत ध्यान ना दो तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो नॉमिनल विल कैटेगराइज, ओके। ऑर्डिनल विल व्हाट, ऑर्डिनल आपका रैंक अलाउ करेगा, जो फर्स्ट नहीं कर पाया वो सेकंड करेगा। इवोल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट चीज़ इवॉल्व करी वो फंक्शन नहीं करी या फिर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, उसके ड्रॉबैक्स नेक्स्ट वाले में फुलफिल करे जाते हैं। ओके, ऐसे सोच के याद करोगे तो विल बी ईजी फॉर यू। तो नॉमिनल क्या नहीं कर पाया, कैटेगराइज करता था बट रैंक नहीं ऑर्डर कर पाया, तो ऑर्डिनल आया सेकंड पे, वो ऑर्डर अलाउ करना, मतलब वो रैंक अलाउ करने लगा। मतलब कि जिसका 99% है और जिसका 98% है, तो 99 को अगर फर्स्ट नंबर दिया तो वो फर्स्ट है, वो एक रैंक में है हमारे पास। ओके, इंटरवल स्केल आई, रेशियो स्केल। इंटरवल में आपकी आर्बिट्ररी जीरोज आए, लाइक टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर में ज़ीरो टेम्परेचर में कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है, टेम्परेचर जीरो में भी कुछ टेम्परेचर फील होता है हमें, तो ज़ीरो इज़ नॉट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके, देन कम्स रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में एवरीथिंग वाज देयर, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए वो एब्सोल्यूट ज़ीरो को भी फॉलो करता था। तो रेशियो स्केल आपकी एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके, मैच विल मैच विद दिस रेशियो स्केल विद सेकेंड। ओके, योर 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि आपके
कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ वो चैप्टर का. ओके, सो लेट्स डू इट. पिक्चर कंप्लीशन, अगेन ये वेस का क्वेश्चन है आपका. आई गेस एग्जामिनर विल बी ऑब्सेस्ड विद आपके वेशलर इंटेलिजेंस स्केल के साथ. ओके, तो पिक्चर कंप्लीशन, सिमिलैरिटीज, डाउन सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम, कुछ इसमें से टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द टॉपिक है, क्योंकि इनकी कुछ कुछ के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है. यूजी के लेवल तक बिल्कुल नहीं इनके बारे में नॉलेज होती है. तो विलियम सिंड्रोम क्या होता है कि इनका आईक्यू लो होता है बट म्यूजिकल टैलेंट एकदम हाई होता है. ओके, तो वी हैव विलियम सिंड्रोम विद म्यूजिकल टैलेंट इज डी. और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में हमारे पास यूजुअली बिलो 50 की आईक्यू होती है. तो सी इज सेकंड, बट विद सी इज सेकंड अगर हम यहाँ कर लें. सी क्या था कि जो क्वेश्चंस थे इनमें कुछ कुछ के ऑप्शंस गलत थे, तो जनरलाइज करके मार्किंग की गई. तो ये वाले ऑप्शन का अगर हम देखें तो डाउन सिंड्रोम में सेकंड ऑप्शन था, बट हियर हमारे पास सिर्फ थर्ड है और ये, तो हम इसको करेक्ट करेंगे. और ए हमारे पास है पिक्चर कंप्लीशन और सिमिलैरिटी. पिक्चर कंप्लीशन एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है और सिमिलैरिटीज़ हमारी वर्बल टेस्ट होती हैं. तो सी, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जनरलाइज करके हमारे इस पर नंबर दिए गए थे. तो ये ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत हमारे प्रिंट किए गए थे क्वेश्चन पेपर में, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, अगेन गोल ऑफ साइकोलॉजी पे ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट और सेकंड क्वेश्चन. गोल ऑफ साइकोलॉजी अनकॉन्स्टिट्यूट होना है, तो इनको हमको क्या करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है. ओके, डिस्क्राइब करते हैं हम, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, देन कंट्रोल करते हैं. ए बी सी एंड डी. थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन देयर ऑर्डर. ओके, ये स्टेजेस किसकी हैं? ये स्टेजेस देखते हैं हमें समझ में आ रहा है कि फ्रॉइड की स्टेजेस हैं. फ्रॉइड के स्टेजेस कैसे हैं? सबसे पहले क्या स्टेज आता है? सबसे पहले ओरल स्टेज आता है फ्रॉइड का, उसके बाद एनल स्टेज आता है फ्रॉइड का, उसके बाद फेलिक स्टेज आता है, उसके बाद लेटेंसी पीरियड आता है. देन ऑप्शन है आपका ओरल, फेनल, एनल, फेलिक एंड लेटेंसी. ओके, third option will be the correct option for this answer, this question. Next, intelligence refers to accumulated knowledge information we store over a lifetime of okay, जहाँ भी accumulated knowledge की बात आएगी, इंटेलिजेंस में वीसी की कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है, accumulated knowledge की जहाँ पे भी बात आएगी वो आपकी क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस हो जाएगी. फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स टैकल करो और उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, आपके पास उनका कोई डेटा ना हो प्रीवियसली, स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आती हैं. क्रिस्टलाइज, जो आप प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हो, प्रायर नॉलेज पे सॉल्व कर रहे हो, वो सारी क्रिस्टलाइज हो जाती है. प्रैक्टिकल, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज. कॉन्टेक्चुअल, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट अगर आपको मिल जाए तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो. ये आपकी सारी इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं. नेक्स्ट, अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग. डिफेंस मैकेनिज्म, अगेन ये फ्रॉइड के दिए हुए डिफेंस मैकेनिज्म है. रिप्रेशन क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, रेशनल. रिप्रेशन क्या होता है? हम पुश डाउन करते हैं अपने इमोशंस को और बरी कर देते हैं उनको अनकॉन्शियस में. तो एक को अगर हम चेक करें, ए थर्ड ईयर. नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन में वी हैव, देयर इज ए लाइन रिटन कि रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये बेस्ट डिफेंस होता है. बेस्ट डिफेंस इज द गुड ऑफेंस. तो सेकंड बी का आपका फोर्थ है. प्रोजेक्शन क्या होता है? ब्लेमिंग अदर्स, लाइक वी डिड समथिंग रॉन्ग एंड वी ब्लेम अदर्स फॉर दैट हैपेंड. तो सी सेकंड. योर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट. ओके, अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग. पियाजे की थ्योरी है, डेवलपमेंट से आपका ये टॉपिक, ये डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन है. एज 2 to years, ये अकम्पलिशमेंट्स होते हैं. पियाजे ने जो डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें अकम्पलिशमेंट्स की बात की थी, माइलस्टोन्स की बात की थी. तो 0 to 2 years में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है, मतलब उसको समझ आ जाता है कि अगर कोई चीज़ उसे छुपाई जा रही है तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, इज़ नॉट लॉस्ट. तो 2 साल तक के बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है. ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. बाकी 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर आपका सिम्बॉलिकली वो रिप्रेजेंट करना सीख जाता है. 10 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो आपके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, और अडल्ट जो होते हैं वो लॉजिकल थॉट्स आ जाते हैं उनके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द
ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ विजन, जो कलर की ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी में 3 कलर्स दिए गए थे, वो 3 कलर्स थे, बेसिक कलर्स बिल्कुल नहीं थे, डोंट गेट कंफ्यूज विद बेसिक कलर्स। बेसिक कलर्स में आपके ओके तो येलो नहीं है आपका इसमें, दीज 3 विल बी द ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी के कलर। हाँ, ये 3 कलर के कौन जो हैं वो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी में इंक्लूड होंगे, मैच विद द ऑप्शन बी, सी एंड डी, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन DSM-5 BDD, इट्स BDD, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को किस में रखा गया है? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर DSM-5 में आपका OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता है, विल सी इन द क्लास। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड को करेक्ट सीक्वेंस, मैस्लो को वी नो फ्रॉम हिज, इनके पिरामिड से जानते हैं हम। तो सबसे पहले बेस पे होती है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, नेक्स्ट आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स, देन सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, देन सेफ्टी नीड्स आती हैं, देन स्टीम नीड्स आती हैं, एंड देन बिलोंगिंगनेस की नीड्स आती हैं। ओके, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अ स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, जब हम ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको स्ट्रक्चर के अंदर में डीप डाउन स्टडी करने जाते हैं, तो सबसे पहले ईयर पिना दिखता है, ईयर पिना से हम आउटर ईयर में जाते हैं, आउटर ईयर से मिडिल ईयर से इनर ईयर। तो इनर ईयर के एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि इनर ईयर में एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कॉक्लिया बोलते हैं। एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का फेज कब आता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का फेज बच्चे को तब आता है, एकदम फर्स्ट स्टेज होता है आपका इन्फेंसी का स्टेज, वहाँ पे जब वो बच्चा रो रहा है और उसको कोई उठाए ना गोदी में, तो उसको एक मिसट्रस्ट हो जाता है कि जो भी मेरा केयर टेकर है वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यहाँ पे इन्फेंट को एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का डेवलप हो जाता है साइकोसोशल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका ओके, देखो क्या होता है कि फॉल्सली बिलीव करते हैं हम थॉट को, रिवीजन ऑफ ओल्डर मेमोरीज। क्या ओके, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो और क्रिकेट में इंग्लैंड खेल रही है, इंडिया खेल रही है, और जो भी है कंडीशंस ऐसी हैं कि बिल्कुल इंडिया हारने वाली है, और आप बोल चुके हो कि ऐसा तो अब हार ही जाएगी ऐसा कुछ, और सडनली कुछ होता है और ऐसा है कि छक्के लग गए, चौके लग गए, ख़त्म हो गया और इंडिया जीत गई। एंड देन अब इस न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने रिवाइज करके, रिविजिट करके अपनी उस पुरानी मेमोरी को चेंज किया और बोला मैं तो क्या ही रहा था इंडिया जीत जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ आस्किंग फॉर। हम प्रिडिक्ट कर देते हैं अपने न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुराने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को चेंज करके, उसको हम बोलते हैं हाइंडसाइट बायस। एक्चुअली मेमोरी कंस्ट्रक्शन और मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन में बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको हम मेमोरी के चैप्टर में देखेंगे। अभी दिस इज़ हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस में हम करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं आउटकम को, कैसे? न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। कोई भी चीज़, पहली चीज़ को हम न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ हाइंडसाइट बायस। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है, बट एग्जैक्टली दिस इज़ हाइंडसाइट बायस। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस का ग्रुप टेस्ट की बात कर रहा है। सबसे फर्स्ट ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज आर्मी अल्फा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन भी यही होगा फर्स्ट। Who felt that the soul could exist separately from the body? Dualism, monoism, जो भी इनकी बातें करते हैं, जब हम philosophical roots of psychology को देखते हैं हिस्ट्री पार्ट में, there we get the question, there we get the answer। तो प्लेटो जो थे वो आपके मेजर डुअलिस्ट थे। ही बिलीव्ड कि बॉडी और सोल बिल्कुल दो डिफरेंट एंटाइटीज़ हैं और ये दो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हेयर प्लेटो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपकी SDT थ्योरी, मोटिवेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन है। SDT थ्योरी की बात कर रहे हैं कि SDT थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं आपके, उन्हीं 3 कंपोनेंट्स को सिर्फ सीधा बहुत सिंपली बहुत प्यार से पूछ रहा है, विच आर ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। नो एक्सेप्टेंस वॉज गिवन देयर, तो योर ऑप्शन विल बी A, B and C, A, B and C, A, B and C। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ब्रोकाज एरिया के क्या
फंक्शन होता है। ब्रोकाज एरियाज नथिंग, वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हेल्प करता है, स्पीच फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, मोटर कंट्रोल में हेल्प नहीं करता है, सोमेटोसेंसरी कंट्रोल में हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हेल्प करता है। In the definition of psychology, the mental processes means, what is the definition of psychology? Just recall it, try to recall mental processes, और किसका स्टडी को हम, किसकी साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस जब वहाँ पे हम आते हैं तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? वी कैन नॉट सी मेंटल प्रोसेसेस, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है वी कैन नॉट सी, तो वो इंटरनल हो जाते हैं एंड कोवर्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल होते तो ओवर्ट हो जाते हैं, लाइक हमारा बिहेवियर, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम पोस्चर्स यूज़ करते हैं, वो हमारा सारा बिहेवियर का पार्ट है, वो हमारा ओवर्ट पार्ट है, उसको भी हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। और मेंटल और कोवर्ट प्रोसेसेस को भी स्टडी करते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस आर इंटरनल एंड कोवर्ट। ओके, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट सेटिस्फाइज ओन नीड टू, ओके यहाँ पे हम नीड देखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि हम जब कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, मतलब 3 उसके डिविजन्स होते हैं, वो 3 डिविजन्स में फर्दर अंदर 2-2 स्टेजेस के डिविजन्स होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका प्रॉपर ब्रॉड बाइफर्केशन है वो 3 स्टेजेस होती हैं, उनके अंदर फर्दर 2-2 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट जो आपका प्रॉपर बाइफर्केशन होता है उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 आती है। स्टेज 1 में जो बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होता है वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पे कर रहा होता है। किसी अच्छे बिहेवियर के लिए अगर उसको रिवॉर्ड कर दिया गया तो वो बिहेवियर मॉडिफाई कर लेता है। किसी बेकार बिहेवियर के लिए, लाइक टचिंग द इलेक्ट्रिसिटी के जो भी बोर्ड्स होते हैं उनको टच करता है बच्चा बहुत ज़्यादा, उसको पीट दिया जाता है अगर, तो उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको लगता है दिस बिहेवियर इज़ रॉन्ग। पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे वो डिसाइड करता है कि विच बिहेवियर इज़ डूएबल एंड विच नॉट इज़। वो स्टेज 1 होती है। तो स्टेज 1 नहीं हो सकता। स्टेज 2 में बच्चा धीरे धीरे सोशलाइज होता है। बच्चा क्या करता है कि वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो करना शुरू करता है, मतलब वो अगर किसी की हेल्प तब करता है जब कोई सामने से उसकी हेल्प कर रहा हो। लाइक बच्चा अपने खेलने के टॉयज़ उसको देगा जो रिटर्न में भी उसको अपने खेलने के टॉयज़ देगा। तो बच्चे इस तरीके से डेवलप करते हैं। तो सेकंड स्टेज पे जब आते हैं तो वो नीड के बेसिस पे डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मोरल डेवलपमेंट नहीं, तो वो मोरल डेवलपमेंटल स्टेजेस में जा रहे होते हैं, मोरली डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं। तो कोलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उनकी स्टेजेस में यहाँ पे हम सेकेंड स्टेज में ही नीड के बेसिस पे डेवलपमेंट करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट स्टैट्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी फॉर्मूला पूछा हुआ है कि रॉ स्कोर को जेड स्कोर, रॉ स्कोर टू जेड स्कोर। ओके, रॉ स्कोर क्या होता है? रॉ स्कोर जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, बहुत ही रॉ डेटा, जो भी 10-20 ऐसे करके हमारे पास आंकड़े आए, डेटाज आए, वो हो जाते हैं रॉ स्कोर के डेटा। उनको जेड स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जेड स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको एक्स, जो रॉ स्कोर है उसको मीन स्कोर में से, रॉ स्कोर से मीन स्कोर निकालते हैं और उससे उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड डिवाइड करते हैं उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। बिल्कुल याद कर लेंगे, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, नथिंग टू वरी अबाउट। रॉ स्कोर से मीन स्कोर को माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना इज रॉ स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देना। और फिर ये जेड स्कोर को हम फर्दर यूज़ करते हैं बाकी सारे अपने अलग अलग स्टैट्स में। अगेन यर्कीज-डॉटसन लॉ, यर्कीज-डॉटसन ने एक लॉ दिया था। उन्होंने बोला था कि जो परफॉर्मेंस होती है वो, अगर ये परफॉर्मेंस है तो ये अराउजल पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये अराउजल पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? बहुत ईजी है। अगर हमको बहुत ईजी टास्क परफॉर्म करना है तो हमको बहुत हाई अराउजल चाहिए होगा, और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करना है तो लो अराउजल चाहिए होगा। बहुत हार्ड टास्क है तो हम आराम से अराउज होंगे, तभी हम वो काम को पूरा कर पाएंगे। इसका जो थ्योरी है इसके पीछे वो हम समझेंगे क्लासेस में, मोटिवेशन की जब हम लेक्चर्स करेंगे उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट को रीड करो प्रॉपर, ये किसने दिया था ये पूछ रहा है। ये आपके एल्पर्ट ने ये डेफिनेशन दी हुई थी साइकोलॉजी की। देखेंगे कि साइकोलॉजी ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हुई थी। विच थेरेपी से आपका क्वेश्चन है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और थेरेपी के चैप्टर में क्वेश्चन थे उनसे। ऑन परसुएडिंग इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज इरेशनल असम्पशंस। जैसे ही इरेशनल वर्ड देके हम तुरंत हमको याद आएगा REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। कौन दिया था? इलीस ने दिया था। किससे इवॉल्व हुआ था? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से इवॉल्व हुआ था। तो इलीस का नाम आता है हमारे दिमाग में फट से, और इरेशनल थॉट्स को कौन करते हैं? रेशनल इमोटिव थेरेपी। नेक्स्ट, विच न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प टू काम एंग्जाइटी।
न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा बायोसाइकोलॉजी का पार्ट है, उसमें प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी के लिए द गाबा, ऑप्शन विल बी द गाबा। बाकी सारे इनका भी देखेंगे, क्योंकि मैथ द फॉलोइंग में आ गया तो दिमाग का दही हो जाएगा, उससे बेटर है कि विल सी, बट अभी के लिए ऑप्शन विल बी द गाबा। नेक्स्ट, MSQ वाले क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो चैप्टर का एक बहुत थॉरो नॉलेज होने से नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर डीप नॉलेजेस चाहिए होते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप एज पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी किसने दिया था? शिफ्रिन ने, एटकिंसन ने दिया था। कब दिया था, कैसे दिया था, उसके स्टेजेस क्या क्या थे, स्टेप्स क्या क्या थे? तो अभी हम देखते हैं सेंसरी मेमोरी। सबसे पहला सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी से रिहर्सल या सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन के थ्रू मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हियर द ऑप्शन विल बी sensory memory, selective attention, ACDB. This second option will be the correct one. Next question, again we have match the following. Question is Eysenck, Alpert, Freud and Horney. इसमें से पर्सनालिटी थियोरीज किसने किसने दी थी? ओके, तो आइजेंक ने क्या दिया था, फ्रॉइड ने क्या दिया था? फ्रॉइड ने आपकी साइको एनालिटिक्स की थ्योरी दी थी, सी फर्स्ट। वी हैव द ऑप्शन 4, बट हम आगे चेक कर लेते हैं। आइजेंक की टाइप थ्योरी है आपकी, एल्पर्ट की ट्रेड थ्योरी है। एल्पर्ट की ट्रेड थ्योरी अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था, कार्डिनल ट्रेड्स किसने दिए थे, सेंट्रल ट्रेड क्या होते हैं? तो ट्रेड थ्योरी एल्पर्ट ने दी थी विद कार्डिनल ट्रेड्स एंड अदर ट्रेड्स। हॉर्नाई की क्या थी? इंटरपर्सनल थ्योरी थी। बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस है अगर आप एक ट्रेंड देखने की कोशिश करो तो। पर्सनालिटी से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे, तो ये ऑप्शन आपका हो गया, समझ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इमोशन? इमोशन के एलिमेंट्स क्या है? इमोशन चैप्टर खोलते हैं आपको सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ इमोशन ही दिखता है उसकी लाइन में। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ इमोशन क्या है? आई थिंक अटेंशन नहीं है एलिमेंट का, इमोशन इनडायरेक्टली है, बट डायरेक्टली अटेंशन इमोशन का कोई भी वो नहीं है। देन फिजिकल रिएक्शन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, येस फिजिकल रिएक्शन। ओके, फिजिकल रिएक्शन 2 बार लिख दिया है, तो वी कंसिडर कि ये दोनों बार को हम ऑप्शन में ऐड ही कर लें, तो A, B एंड D, क्योंकि A एंड B का कोई ऑप्शन नहीं है, तो A, B एंड D। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? हियर लर्निंग के चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? स्किनर ने, BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थे। उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, नो। अवर्जन कंडीशनिंग, नो। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, येस। और यही बिहेवियर मॉडिफिकेशन पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स, इन सब से आते हैं। ओके, फ्लडिंग भी नहीं है। ओके, थर्ड वन विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु हैज़ डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फेसाइज रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड लैंग्वेजेस। सोशल फैक्टर्स एंड लैंग्वेजेस पे ली वाइगोत्स्की ने बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारा। तो ली वाइगोत्स्की बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे रहता है ये नाम। तो जब भी सोशल डेवलपमेंट की थ्योरीज आती हैं, सोशल लर्निंग की थ्योरीज आती हैं लैंग्वेजेस में, नीम चॉम्स्की का भी नाम आता है, बट अभी सोशल डेवलपमेंट और उस लैंग्वेज फैक्टर के लिए हम ली वाइगोत्स्की विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, what is correct about operant conditioning? See, learning से again operant again the operant का question is operant conditioning के लिए क्या correct option है? operant conditioning और जो उसका base है वो क्या है? operant conditioning में क्या होता है कि ये classical conditioning से कैसे different है? क्लासिकल में कौन कौन थे? पैवलो थे। पैवलो किस पे काम करते थे? रिलेट करने की अगर हम कोशिश करें, बहुत ज़्यादा रिलेट कर करके हम याद करने की कोशिश करें तो इट विल बी द बेटर। रिकॉल मेथड बहुत इजी होता है और बहुत अच्छा होता है। तो क्लासिकल एंड ऑपरेंट में डिफरेंस क्या है, पहले ये याद कर लेते हैं। क्लासिकल एंड ऑपरेंट में डिफरेंस ये है कि जो उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं क्लासिकल में, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इफ आई एम रॉन्ग लेट मी करेक्ट। वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। ओके, सो हियर फ्रॉम हियर ऑपरेंट का वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा, ऑप्शन बी। ओके, गोल इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑलरेडी अकरिंग रिस्पॉन्स, यस। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी एंड ए। रीइंफोर्समेंट मस्ट बी इमीडिएट, यस।
तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे दिया है कि रिस्पॉन्सेज और इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्सिव, ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग का एक पार्ट है. क्लासिकल में वी वर्क ऑन इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्शंस, बट ऑपरेंट में वी ऑलवेज वर्क विद द वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. दैट्स वाई इसको ऑपरेंट बोल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू DSM-5, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कंप्राइज, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या क्या कंप्राइज करता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या अदर डिसऑर्डर्स आते हैं. डिप्रेशन, नो, अ बिग नो. डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा. अगर कोई डिप्रेशन सोच रहा है कि वो एंग्जाइटी में आता है तो गो ट्रीट योरसेल्फ. सॉरी, डिप्रेशन नहीं आता. सोशल फोबिया, येस. पैनिक डिसऑर्डर, येस. जनरलाइज इज GAD, बिल्कुल आता है. पहले OCD भी आता था, बट अभी OCD हैव अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन फॉर इटसेल्फ. तो वी हैव B, C and D. दिस इज B, C and D. ओके, डन. अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेजेस ऑफ बेबीज डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ. पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट कैसे होता है. फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर. सबसे पहले सेंसरी मोटर ऑपरेशन, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है एक बेबी का. तो डी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेजेस आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस आती है. द नीड फॉर सोशल अप्रूवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ओके, ड्राइव की बात कर रहे हैं. तो ड्राइव दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी ड्राइव होती है, एक सेकेंडरी ड्राइव होती है. सेकेंडरी ड्राइव इज अक्वायर्ड ड्राइव. प्राइमरी ड्राइव क्या है. प्राइमरी ड्राइव में आपको हंगर और थ्रस्ट आता है. बेसिक भूख और प्यास लगना एक प्राइमरी ड्राइव है, जो कि आपको मोटिवेट करती है कोई काम करने के लिए. भूख ना लगे तो कोई काम क्यों करेगा. तो बेसिक प्राइमरी ड्राइव है थ्रस्ट एंड हंगर. सेकेंडरी ड्राइव जो भी हो जाती हैं अक्वायर्ड ड्राइव्स. देखो, अक्वायर्ड ड्राइव्स हो जाती हैं सोशल अप्रूवल. सोशल अप्रूवल के लिए अगर आदमी मोटिवेटेड है सोशल अप्रूवल पाने के लिए, तो वो सेकेंडरी ड्राइव्स में आ जाते हैं, विच इज़ अक्वायर्ड. ऑप्शन नंबर 4, ability of the nervous system, especially the brain, to adapt the environmental replace functions to following damage. Okay, ब्रेन में डैमेज हो चुका है, अभी ब्रेन कैसे डेवलप करेगा और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देखो, न्यूरल डीजेनरेशन, हम डीजेनरेट हो रहा है, या क्वेश्चन की अगर हम क्वेश्चन से भी समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल क्लियर है कि अडाप्ट कैसे करेगा, रिप्लेस फंक्शंस नर्वस सिस्टम को कैसे करेगा. तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी. लोकलाइजेशन, लेटरल ब्रेन लेटरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए क्वेश्चंस को. तो विल डू दिस इन क्लासेस, इन लेक्चर्स, बट अभी ऑप्शन के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द ऑप्शन. रिसर्च हैज शोन दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट्स. ओके, मेमोरी से अगेन ये आपका मेमोरी का क्वेश्चन है. मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी से मेमोरी शॉर्ट टर्म में आती है, जो भी हम इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट. ओके, तो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने देर तक इन्फॉर्मेशन रहेगी विदाउट रिहर्सल. तो रिसर्चर्स कहते हैं कि वो 12 to 30 सेकेंड्स तक रहती है. रिहर्सल नहीं किया तो हमने कोई भी चीज़ जो देखी है सेंसरी सेंसेस से, जो सुनी है, देखी है, समझी है, पढ़ी है, बोली है, लिखी है, वो सब 30 सेकेंड में गायब हो जाएगी वापस से. बेक, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो बेक का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमको ऑर्डर में अरेंज करना है. तो ओके, देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होगा यहाँ पे. डिप्रेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, तो C विल बी द लास्ट. देन आपका नेगेटिव थॉट्स. ओके, पहले से शुरू करते हैं. पहले आपको इलॉजिकल आइडियाज़ आएंगे, बिना लॉजिक के, बिना हाथ पैर का कोई आइडिया आ गया कि कुछ भी, मैं बुरा हूँ, या फिर कोई भी इलॉजिकल आइडिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया, मेरे पंख हैं, कुछ भी आप सोच सकते हो इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ना हो. इलॉजिकल आइडिया आया सबसे पहले. नेगेटिव इफेक्ट, अब आपने जो सोच लिया आपको वो उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगा. आपने सोच लिया आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपका सिर दर्द करने लग रहा है. अब आप 4 बार सोच दिए सिर में दर्द है तो अब कर रहा है दर्द. इलॉजिकल आइडिया आया, नेगेटिव इफेक्ट आया उसका. देन नेगेटिव थॉट, मेमोरीज एंड आइडियाज, उससे रिलेटेड, सर दर्द से रिलेटेड, सर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, अब पूरा दर्द के थॉट्स आने लगे. तो सबसे पहले एक इलॉजिकल आइडिया आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा उसका, देन नेगेटिव थॉट्स आएंगे उससे रिलेटेड, एंड देन वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा. तो इन डिप्रेशन के केस में सबसे पहले कोई इलॉजिकल थॉट आएगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, आई एम नॉट वर्दी, नोबडी लव्स मी, दीज काइंड ऑफ थॉट्स. एंड देन
it eventually leads to a psychological disorder which is here mentioned depression. Okay, तो options are here. हमारे third option will be the correct. Next, the science of behavior that focuses on observable behavior only. Observable behavior पे कौन फोकस किया? स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, तो उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए बिहेवियरिस्ट्स आए, वॉटसन आए, ये लोग आए, स्किनर का काम आया। तो कौन सी साइकोलॉजी इसको काम करती है? तो बिहेवियरिज्म इस पे काम करता है। बाकी आप ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन इन सब के बारे में पढ़ो बैठ के, अगर फर्दर कीन लर्नर हो आप। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू कौन दिया था? स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? जब हमारे पास साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस की टेस्ट्स आने शुरू होते तो एक आईक्यू का फॉर्मूला आया था, आईक्यू टर्म कॉइन किया गया था, तो स्टर्न ने ये फॉर्मूला दिया था। दिस इज STERN, स्टर्न ने ये फॉर्मूला दिया था। अब क्या है ये फॉर्मूला? मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जैसे मैंने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, मेरी मेंटल एज आ गई 15 साल के बच्चे के बराबर। मेरी ओरिजिनल एज अगर वो टाइम पे थी 16 साल की एज, तो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज इज 16, मेरी मेंटल एज जो उस टेस्ट के बाद आई है इस 15, एंड देन आई मल्टीप्लाई दिस बाई 100, तो ये हो जाएगा मेरा IQ। व्हेन वीजा इसका IQ लो है, दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग देयर, तो उसकी मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, देन वी गॉट द IQ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। बाद में ये IQ को बहुत डिस्कार्ड कर दिया गया था और बाकी चीज़ें आई थी। जब इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसरी एक्सपीरियंस दैट सीम रियल टू द पर्सन हैविंग इट बट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्शन। हियर दो टर्म्स हैं जिसको वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहा है। सीम्स रियल टू द पर्सन बट एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलाई। हम जो पर्सन है उसको वो रियल फील हो रहा है, बट जो भी स्टिमुलाई है वो एब्सेंट है। डोंट गेट कन्फ्यूज विद इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होगा कि स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा, तब आपको उसका कुछ ऑपोजिट इफेक्ट दिख रहा होगा, कुछ भी परसेप्ट आ रहा होगा उसका। बट आप जब हेल्यूसिनेशन की बात करते हो, हेल्यूसिनेटेड जब होता है बंदा, उसको परसेप्चुअल कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता ही नहीं है, तब भी वो फील करता है कि कुछ तो मुझे सुना। जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि कोई आवाज़ नहीं है, आप वहीं बैठे हो, वो बंदा वहीं बैठा है, आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर है, पर उसको आवाज़ें आ रही हैं। भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान नहीं, कोई भी कुछ भी, उसकी कोई क्लोज रिलेटिव वो उनसे बातें कर रहा है। आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं फील हो रहा है, बट द पर्सन जो हेल्यूसिनेशन में है, जो हेल्यूसिनेटेड है, हेल्यूसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया जब हम पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आता है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में हेल्यूसिनेटेड होते हैं, वो उनको आवाज़ें आती हैं, उनको सुनाई देता है, उनको दिखाई दे रहा होता है, उनको वो कह रहे होते हैं देखो देखो वो देख रहा है मुझे, पर ऐसे कुछ होता नहीं, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता ही नहीं है। तो हियर द कोर इज एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलस। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि हमारा हेल्यूसिनेशन होने वाला है, इल्यूजन नहीं होने वाला है। इल्यूजन में हमारे पास वो परसेप्शन होता है, कुछ होता है सामने, तब हमको लगता है कि वो है, कुछ और दिखता है। हेल्यूसिनेशन में होता ही नहीं है, फिर भी दिख रहा होता है। इतना एलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, समझ गए हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजिशन इज कॉल्ड। परसेप्शन से क्वेश्चन है, परसेप्शन एंड सेंसेशन से ये क्वेश्चन है। इसको काइनेस्थेटिक सेंस बोलते हैं। ओके, मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन का जो सेंस है हमारा, लाइक आई एम मूविंग वाइल टॉकिंग टू यू, वाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चन, यू आर मूविंग, आपका जो भी डिवाइस है या फिर अपना पोस्चर है जो भी, तो दिस सेंस इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक सेंस। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। ओके, इसको अरेंज करना है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, रॉजर्स की थी। यहाँ पे देखो, याद कर लो ये चीज़, ऐसे लिंक करके क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाओगे, सोचोगे तब याद हो जाएगा, वेरी इजी। तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के करेक्ट सीक्वेंसेस को करना है। सबसे पहले पर्सन सेंटर्ड में हम अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ आ जाती है। एक पर्सन को लगता है कि वो वर्दी नहीं है, यहाँ से शुरू होता है पूरा गेम। मैं सुबह उठी, और ये एक दिन का काम नहीं होता, बहुत दिनों का काम होता है कि हम उठे, रोज़ हमें ये सेंस ऑफ अनवर्दीनेस फील हो रही है, तो सेंस अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ। तो
अनरियलिस्टिक कंडीशन ऑफ वर्थ, अनरियलिस्टिक कंडीशन ऑफ वर्थ, तो ओके विल गो विद फर्स्ट एंड सेकंड। देन आपका क्या आता है, डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप अनवर्दी फील करोगे और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आपकी अपने बारे में जो एक प्रॉपर राय होती है वो आपको बदली हुई दिखेगी कि ओके मेरी वर्थ नहीं है, मेरा कोई भी मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अब ख़राब हो चुका उसके बारे में। अब ये पर्सन थेरेपी के लिए जाएगा, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर्स ने जो बनाई हुई है उसमें अब ये थेरेपी के पार्ट में पहुंचा। अब थेरेपिस्ट इसको थेरेपी देंगे, तो थेरेपी के बाद इसका जो एडजस्टमेंट है और प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ फुलफिलमेंट है वो इन्हांस हो जाएगा। बीच में सारे स्टेप्स हैं, स्किप करके सिर्फ 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, तो इनमें ही वी हैव टू अरेंज। तो फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक कंडीशन ऑफ वर्थ, distorted self concept, then therapy, and then so this ACBD second will be the correct option. Okay, perception से again question है आपका, perceive two things that happen close together. Okay, ये Gestalt psychology का question है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्योंकि अगर हम टाइम रिलेटेड में चेक करते हैं तो वो कॉन्टिग्यूटी होता है। ओके, एज कॉन्टिग्यूटी ऑप्शन में नहीं है, होता तो ये कॉन्टिन्यूटी की जगह शायद कॉन्टिग्यूटी करना था, नहीं समझ रहे। कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल नहीं होगा, सिमेट्री नहीं, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी नहीं, क्लोजर नहीं। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, टाइम में तो क्लोज नहीं होती है चीज़ें, बट येस रिलेटेड होती हैं प्रॉक्सिमिटी की चीज़ें। तो अगर हम बहुत क्लोज ऑप्शन देखें, बहुत ही नियर ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करें, तो दिस विल बी द प्रॉक्सिमिटी, बट एक्यूरेट आंसर इसका होगा कॉन्टिग्यूटी। तो डोंट कंफ्यूज कि अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट करके कॉन्टिग्यूटी ही होगा इसका ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन के लिए विल गो विद प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2025 के आपके पेपर का है, इज आइडेंटिफाई द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच द नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल और इवेंट। ओके, तो पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट थोड़ा हमें समझ आ चुका है। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में हम बिहेवियर को इन्हांस कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में रीइंफोर्समेंट यूज़ हो रहा है इन्हांसमेंट के लिए। ओके, अब ये रीइंफोर्समेंट कब कब देंगे वो शेड्यूल्ड होता है। एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल होता है और एक नॉन कंटिन्यूस होता है, उसमें हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स पे देते हैं। तो देखो अगर टाइम से रिलेटेड है और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, इंटरवल शेड्यूल, रेशियो शेड्यूल। देखो इंटरवल वर्ड जो है वो टाइम से रिलेटेड है, तो इंटरवल टाइम इंटरवल से है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ कितनी बार वो चीज़ परफॉर्म की जा रही है वो रेशियो से रिलेटेड होता है। ओके, तो रेशियो, अब ये हो गया एक, ये हो गया दो, टाइम इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो टाइम अगर वहाँ पे रहा तो वो इंटरवल शेड्यूल होगा और रेशियो में फ्रीक्वेंसी शेड्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो विच नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के लिए विल गो विद फ्रीक्वेंसी, तो रेशियो का ऑप्शन, रेशियो रेशियो। वेरिएबल इंटरवल, फिक्स इंटरवल, इंटरवल आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आप हटा दोगे। अब वेरिएबल रेशियो और फिक्स रेशियो, अब क्वेश्चन वापस पढ़ो, इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल और इवेंट। अब देखो ये नहीं बोल रहा कि फिक्स पे, हम ये नहीं बोल रहा कि अगर 4 बार अगर हम ऑपरेंट कंडीशन पे देंगे तो जो रैट था वो अगर 4 बार लीवर प्रेस करता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा। बोल रहा है कि बिल्कुल ही नॉन फिक्स चीज़ है, बिल्कुल ही वेरिएबल है। नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल, डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल से वी हैव वेरिएबल। अगर ये बोलता फिक्स फॉर ईच ट्रायल, अगर फिक्स यहाँ पे वर्ड बोलता तो विल गो विद फिक्स रेशियो। बोल रहा है डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल, वी गो विद वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब प्रॉपर एक इन डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ोगे तो दिस विल बी ईजी फॉर यू। सो हियर 25 का जो भी क्वेश्चंस था वी डिस्कस्ड, फर्दर ईयर के क्वेश्चंस भी वी विल ट्राई टू डिस्कस। इस क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हो, आप ऐप से ये क्वेश्चन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि PYQs एनालिसिस करके ही पढ़ाई शुरू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना अपना स्टडी का वे हो सकता है, आपको कोई और तरीका पसंद आ सकता है, आप पूरा सिलेबस पढ़ के PYQ पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट हैव अ थॉरो
अंडरस्टैंडिंग की PYQ में क्या पूछ रहे हैं, किस चैप्टर से पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक कवर है, स्टैट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल रिसर्च का टॉपिक नहीं दिया होता है, रिसर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आप फर्दर हिस्टोरिका का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पे सिलेबस का डिटेल्ड एक PDF भी क्योंकि वीडियो आ चुकी है सिलेबस की, आ जाएगी सिलेबस की वीडियो, आप वहाँ से उसकी PDF भी डाउनलोड करके सबसे पहले सिलेबस देख सकते हो. उसके बाद PYQ के एक ट्रेंड को देख करके, PYQ सॉल्व करते हुए, PYQ देखते हुए, बस देखने के लिए कि क्या पूछ रहा है, इसके लिए PYQs पढ़ सकते हो. तो वी हैव आर बैचेस जो कि अभी बहुत ऑफर प्राइजेस पे चल रहे हैं, एंड द ऑफर प्राइजेस आर 3999 के ऑफर प्राइजेस हैं जो 1 अगस्त तक होंगे. उसके बाद वी विल हैव आर रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, अगर फिर ऐप पे होंगी तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो. एंड फॉर दैट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से फॉलो कर सकते हो. या फिर अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो अभी, तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी अगर पसंद आ रहा है और आपको PYQ में कोई डाउट है, कोई फर्दर क्वेश्चन है, तो बाकी यहाँ पे नंबर्स दिए हेल्पलाइन के, आप उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.